हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। असेसमेंट यानी आकलन, इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। दोनों के बारे में बारी बारी से हम जानेंगे, इनकी इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स भी देखेंगे और साथ ही CCE जो हमेशा चर्चा में रहता है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, उसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे कि उसकी विशेषताएँ क्या हैं और वो क्या होता है। वीडियो के अंत में हम सीटेट और अदर स्टेट के TET एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य क्या होता है। अगर हम दोनों के ही उद्देश्य को देखें, दोनों के कॉमन उद्देश्य को देखें, तो इसका यही उद्देश्य है कि बच्चे ने क्या लर्न किया है, उसकी लर्निंग कहाँ तक हुई है, वो कैसे किस प्रकार से क्लास में सीख रहा है, उसकी अभिव्यक्ति, उसकी क्षमता, समझ आदि का मापन करना ही आकलन और मूल्यांकन है। लेकिन दोनों के तरीके अलग अलग हैं, दोनों में प्रक्रिया अलग अलग अपनाई जाती है और आकलन जो है वो मूल्यांकन के अंदर आता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि आकलन जो है वो सतत प्रक्रिया है और इवैल्यूएशन जो है वो फाइनल प्रोसेस या जजमेंटल प्रोसेस है। कैसे? आकलन पूरे एकेडमिक ईयर के दौरान चलता रहता है। क्लासरूम में एज ए टीचर अगर मैं पढ़ा रही हूँ या कोई भी पढ़ा रहा है तो वो डिफरेंट तरीके से बच्चों का असेसमेंट कर सकता है, जिससे कि हम ये देखें कि बच्चे क्लासरूम में कितना सीख रहे हैं और सीखने में उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए हम अपने लेसन प्लान या अपनी जो टीचिंग मेथड है उसमें चेंज ला सकते हैं। इस तरह से बच्चे को सिखाने के लिए हम असेसमेंट कर रहे हैं। लेकिन इवैल्यूएशन बिल्कुल लास्ट में होता है। एकेडमिक ईयर के बिल्कुल अंत में हम बच्चे का एग्ज़ाम लेकर देखते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा। अब उससे भले ही हमें ये ना पता लग पाए कि बच्चे ने वास्तव में सीखा है या नहीं, लेकिन हाँ, हम उसे एक रिज़ल्ट ज़रूर दे देते हैं कि वो पास है या फेल या उसकी रैंक क्या है। तो आइए डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आकलन के बारे में कि असेसमेंट क्या है। आकलन से तात्पर्य है कि विभिन्न तरीकों या साधनों को अपनाकर, यहाँ विभिन्न तरीकों और साधनों से मतलब है कि डिफरेंट टूल्स अपनाकर एक टीचर बच्चे की शैक्षिक तत्परता, उसकी सीखने की प्रगति, कौशल अधिग्रहण या छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं के मूल्यांकन, माप और दस्तावेज के लिए उपयोग करते हैं। इसको और आसान भाषा में समझते हैं कि असेसमेंट क्या है। असेसमेंट लर्नर्स की नीड को समझने के लिए किया जाता है। जैसे अगर मैं एक टीचर हूँ या आप एक टीचर हैं तो आप क्लासरूम में किसी भी इंडिविजुअल स्टूडेंट की वीकनेस और स्ट्रेंथ को समझने के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे, और उन्हीं तरीकों को हम कह सकते हैं कि वही है असेसमेंट। कि कोई भी तरीका अपनाकर हम देखेंगे कि बच्चे में किस तरीके से हम सुधार करें कि वो और ज़्यादा सीख पाए, और अब तक जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सीख पा रहा है या नहीं। इसके लिए हम अलग अलग टीचिंग मेथड भी अपनाएंगे कि अगर वो इस तरीके से नहीं सीख पाया तो हम इस तरीके से पढ़ाएं। जैसे अगर मैं उसे जेंडर पढ़ा रही हूँ या सोसाइटी के बारे में कुछ भी पढ़ा रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि मेरे लेक्चर मेथड से वो नहीं समझ पा रहा, तो मैं उसके लिए बच्चे को कोई मूवी दिखा सकती हूँ, कोई वीडियो दिखा सकती हूँ, हो सकता है उससे वो ठीक से समझे। तो इस तरह से एक क्लासरूम में अलग अलग असेसमेंट टूल्स और मेथड्स को अपनाकर बच्चों का असेसमेंट किया जा सकता है। असेसमेंट के अंदर हम ये भी देखते हैं कि बच्चा एकेडमिक रूप से कितना तैयार है, उसका लर्निंग प्रोग्रेस कैसा है, वो स्किल्स को कितना सीख पाया है। इस तरह से स्टूडेंट्स की एजुकेशनल नीड्स को समझते हुए समय समय पर असेसमेंट किया जाता है। इसीलिए इसे हम कहते हैं कि ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। लर्निंग के लिए एक सतत प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं असेसमेंट, क्योंकि ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान साल भर चलता रहेगा और इसीलिए यह एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट हम समझते हैं मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन के बारे में। इवैल्यूएशन विद्यार्थियों की उपलब्धि यानी उनके अचीवमेंट के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए जानकारी एकत्र करने, विश्लेषण और व्याख्या करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, यानी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि फाइनल एग्ज़ाम में हम देखते हैं कि बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में चला जाता है, यानी अब हम उसे पढ़ाकर या अपने टीचिंग के तरीक़ों से हम उसमें कुछ चेंज नहीं ला सकते। अब वो पास या फेल हो गया है, उसके मार्क्स आ चुके हैं, तो अब हम कोई चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए इसको फाइनल प्रोसेस भी कहते हैं कि एट द एंड ऑफ लर्निंग फाइनल प्रोसेस।
इसके बाद हम अपनी टीचिंग लर्निंग मेथड में कोई चेंज नहीं कर सकते। इसलिए इवैल्यूएशन का यह एक निर्णायक तरीका है या फाइनल प्रोसेस है जो लर्निंग के बिल्कुल अंत में होती है। इसमें बच्चे को पास या फेल हम बता रहे हैं या फिर मार्किंग के द्वारा उसकी रैंक बता दे रहे हैं कि वो कहाँ पर पोजीशन रखता है। तो ये हो गया इवैल्यूएशन। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट जो थिंकर्स हैं उनके अकॉर्डिंग मूल्यांकन क्या है, उन्होंने मूल्यांकन की क्या परिभाषा दी है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एडम्स के हिसाब से मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करना है। सीसी रोज के अनुसार मूल्यांकन का प्रयोग बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा किसी भी समूची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। वहीं कवालेन और हन्ना के अकॉर्डिंग विद्यालय में हुए छात्र के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में आंकड़ों के संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। JW रेस्टन के अनुसार मूल्यांकन में शिक्षा कार्यों में बल दिया जाता है और व्यापक व्यक्तित्व से संबंधित परिवर्तनों पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। डांडेकर क्या कहते हैं मूल्यांकन के बारे में? वह कहते हैं कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है वही मूल्यांकन है। ये हमने देख लिया कि डिफरेंट थिंकर्स क्या सोचते हैं मूल्यांकन के बारे में या उसे कैसे परिभाषित करते हैं। इस तरह से अगर हम इवैल्यूएशन को समझें तो किसी भी छात्र की क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर मेजरमेंट प्लस जजिंग द वैल्यू या क्वालिटेटिव स्टडी ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर मेजरमेंट प्लस जजिंग द वैल्यू, तो कुल मिलाकर हम बच्चे को मार्क्स देकर ही उसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। सबसे पहला है विद्यार्थियों में अपेक्षित व्यवहार या आचरण परिवर्तन का परीक्षण करना। उन्होंने स्किल्स या फिर योग्यता को कितना ग्रहण किया है यह देखना। छात्रों की प्रॉब्लम्स को समझना, उन्हें चिन्हित करना और उनकी कमियों को जानना और फिर उन कमियों को जानकर उसमें सुधार के लिए हम टीचिंग मेथड अपनाएं वो करना। उसके बाद है विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निरंतर गति प्रदान करना, कि मतलब हम सिर्फ एक बार ही असेसमेंट या इवैल्यूएशन करके बच्चे को बताएं कि वो कहाँ पर है, कि वो कहाँ पे पोजीशन रखता है, बल्कि हम ये भी देखें कि वो लगातार सीखता रहे, उसकी जो सीखने की प्रक्रिया है वो सतत रूप से बनी रहे। नेक्स्ट है हमारा असेसमेंट और इवैल्यूएशन के इम्पोर्टेंस। इसमें सबसे पहला है कि विद्यार्थियों के व्यक्तिगत मार्गदर्शन में सहायता करना, विद्यार्थियों को अध्ययन की ओर उन्मुख करना। हम असेसमेंट या इवैल्यूएशन ऐसा करें कि बच्चे स्टडी की ओर जा सकें। उसके बाद है शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग, विद्यार्थियों की कमजोरियों को जानने और उसमें सुधार करने में सहायक, कि हम सबसे पहले जानें कि बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है सीखने में और हम किस तरीके से उसे समझा सकते हैं, तो इस तरह से सुधार उपायों को हम अपनाएं। विद्यार्थियों की प्रगति में सहायक, हम असेसमेंट और इवैल्यूएशन इसीलिए कर रहे हैं कि बच्चा प्रोग्रेस कर सके। उसके बाद है शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन में काउंसलिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इवैल्यूएशन प्रोसेस के स्टेप्स क्या हैं। इसमें पहला स्टेप्स ये है कि हम सबसे पहले इवैल्यूएशन हम क्यों कर रहे हैं उसके उद्देश्यों का चयन और निर्धारण कर लें। फिर उन उद्देश्यों का निर्धारण विश्लेषण करें। उसके बाद हम मूल्यांकन विधियों का चयन करें। हमें उद्देश्य पता लग गए हैं कि उद्देश्य क्या है हमारे मूल्यांकन के, तो फिर उसके बाद हम डिफरेंट मेथड्स को अपनाएं इवैल्यूएशन के। हमारे मेथड्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे बच्चे की क्षमता देखते हुए हम क्लास में टेस्ट भी ले सकते हैं, हम बच्चे से ड्राइंग भी करवा सकते हैं, पोस्टर बनवा सकते हैं, उन्हें प्रोजेक्ट दे सकते हैं और भी बहुत सारे तरीके अपनाकर हम बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। और इसके बाद हम परिणाम निकालेंगे, जो हमने मेथड्स यूज़ किए हैं क्लास में, उसके बाद हम परिणाम निकालेंगे कि बच्चे ने क्या सीखा, क्या प्रोग्रेस हुआ, और उसके बाद उन्हीं परिणामों से हम व्याख्या करेंगे। अब आता है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक CCE यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि CCE जो है वो शिक्षार्थी की क्षमताओं का आकलन करने, उसके प्रदर्शन का विश्लेषण करने, प्रत्येक शिक्षार्थी को उचित
प्रतिक्रिया या फीडबैक प्रदान करने और उन्हें प्रगति करने में मदद करने का एक व्यवस्थित तरीका है, जिसे हम कहते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन। लेकिन अगर हम इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में दो कौन से महत्वपूर्ण शब्द हैं, या कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में कौन से दो महत्वपूर्ण शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं। इवैल्यूएशन तो हम अभी तक पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसमें जो दो नए शब्द आए हैं वो है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। तो अगर हम इन दो शब्दों को समझ लें तो हम CCE को बहुत आसानी से और अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले है कॉन्टिन्यूअस यानी सतत। सतत का क्या मतलब है? सतत का मतलब होता है निरंतरता। निरंतरता से अर्थ यहाँ यह है कि पूरे एकेडमिक सेशन में, पूरे कोर्स के दौरान बच्चे का आकलन हो, ये पूरे शैक्षिक सत्र में फैला हो। और इसके लिए हमने चर्चा भी की कि हम कौन कौन से मेथड्स अपना सकते हैं क्लासरूम में। जैसे अगर मैं सोसाइटी के बारे में पढ़ा रही हूँ या जेंडर के बारे में पढ़ा रही हूँ और मैं देखती हूँ कि बच्चा मेरे रीडिंग मेथड से या लेक्चर मेथड से नहीं समझ रहा है, तो मैं उन्हें कोई मूवी दिखा सकती हूँ, मैं कोई उनको इंस्पिरेशनल वीडियो दिखा सकती हूँ, हो सकता है उससे वो समझ जाए। तो इस तरीके से हम क्लासरूम में निरंतर चलने वाली जो शिक्षण प्रक्रिया है उसके दौरान मूल्यांकन करते हैं, इसलिए उसे हम कह रहे हैं सतत यानी निरंतर। और अब हम दूसरे शब्द को देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव को यानी व्यापक को। तो व्यापक क्यों कहा जा रहा है इसे? व्यापक इसलिए कहा जा रहा है कि क्लासरूम या केवल पठन पाठन की प्रक्रिया है या केवल जो एजुकेशनल तरीके हैं केवल उसे ही नहीं, बल्कि को करिकुलर पक्ष को भी हम यहाँ पर ध्यान में रखें। यानी सिर्फ जो करिकुलम है या सिर्फ किताबें हैं उन्हीं तक बच्चों को सीमित ना रखें, बल्कि हम जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी देखें कि जैसे डांस है या म्यूज़िक है या जो डिफरेंट फील्ड्स हैं स्कूल के अंदर, हम उसको भी देखें। इवैल्यूएशन के अंदर हम अलग अलग पक्षों को भी शामिल करें, सिर्फ किताबों या फिर सिर्फ पठन पाठन के कार्यों में ही ना लगे रहें। इसमें हम छात्रों की वृद्धि और विकास को भी देखें। हम ये भी देखें कि बच्चा बाकी चीज़ों में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, वो कितना हेल्पिंग है, या उसका सभी विद्यार्थियों के प्रति बिहेवियर कैसा है, वो किस तरीके के एग्जाम्पल्स क्लास के अंदर यूज़ कर रहा है। और डांस म्यूज़िक की बात हमने की, पोइट्री में भी हम देख सकते हैं कि वो कितना एक्टिव है बच्चा, या फिर जितने भी करिकुलर और को करिकुलर हैं दोनों को शामिल करें। इसलिए इसको व्यापक कहा जा रहा है यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहा जा रहा है। इसलिए CCE जो है वो एक सिस्टमेटिक तरीका है जिसमें हम लर्नर्स की एबिलिटी का आकलन कर रहे हैं। वो क्लास में कैसा परफॉर्म कर रहा है उसे एनालाइज किया जाता है। समय समय पर हर लर्नर्स को हम फीडबैक दे सकते हैं जिससे वो बच्चा प्रोग्रेस कर सके। और फीडबैक से हम ये भी जान सकते हैं कि हमें अपने टीचिंग मेथड में क्या चेंज लाना है। इसलिए CCE निरंतरता की बात करती है कि बच्चे का आकलन निरंतर रूप से यानी कॉन्टिन्यूअस रूप से होता रहे, जिससे वह सीख सके और टीचर भी अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ में चेंज ला सके अगर ज़रूरत है तो। और हम देख रहे हैं कि एक बार एग्ज़ाम लेकर हम नहीं बता सकते कि बच्चे ने कितना वास्तव में सीखा है, और इससे बच्चे को खुद में सुधार करने का भी चांस नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि सीखने की उपलब्धियों के बारे में डेटा एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग यह करता है। यह प्रत्येक शिक्षार्थी के काम का विश्लेषण करता है और उन्हें फीडबैक देता है जो सीखने में मदद करता है और उनका मार्गदर्शन करता है। शिक्षार्थी को आत्म मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन करता है ताकि शिक्षार्थी अपनी शैक्षणिक विकास की जिम्मेदारी ले सके। यह शिक्षकों को शिक्षार्थी के समग्र शैक्षणिक विकास के लिए सहकर्मियों के साथ रिकॉर्ड, जानकारी, व्याख्या साझा करने में सक्षम बनाता है। और यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण रणनीतियों की योजना बनाने और उसे तैयार करने में मदद करता है। अभी तक हमने जो सीखा उसके आधार पर चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन है जो UTET यानी उत्तराखंड टेट एग्ज़ाम में पूछा गया था। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम, पहला ऑप्शन है, उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें। दूसरा है, बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। तीसरा है, बच्चे को नियमित रूप से गृह कार्य दें। और चौथा है, बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित कराएं।
अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन में पूछा गया है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम, तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए पहले ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें। हाँ, ये आकलन का तरीका हो सकता है कि हम बच्चे की प्रगति की नियमित रूप से जांच करते रहें। तीसरा ऑप्शन है कि बच्चे को नियमित रूप से गृह कार्य दें। अगर हम रेगुलरली बच्चे को होमवर्क देते हैं तो ठीक है, ये अनुशासन के लिए अच्छा है। चौथा है कि बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियाँ आयोजित कराएं। हाँ, ये आकलन का बहुत अच्छा तरीका है, उन्हें सिखाने का भी बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में प्रगति कैसे होगी, तो प्रगति तब होगी जब हम बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचते भी रहें और उसमें हम सुधारात्मक कदम भी उठाएं। तो इस तरह से दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएंगे। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट के 2016 के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन था आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि। पहला ऑप्शन है इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो। दूसरा है यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। तीसरा है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं। और चौथा ऑप्शन है इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए इसका आंसर क्या होगा। ओके, इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। अभी तक हम इस वीडियो में जो आकलन और मूल्यांकन के बारे में समझ रहे थे, तो हम बात कर रहे थे कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की। तो अगर हम साल के अंत में एग्ज़ाम लेंगे तो फिर वो कॉन्टिन्यूटी नहीं रह जाएगी, तो इसलिए दूसरा जो ऑप्शन है वो गलत है। तीसरा है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए उनमें तुलना की जाए, तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, ये तो बिल्कुल भी गलत है। चौथा है विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है कि विद्यार्थियों को भी फीडबैक मिले कि वो कितना सीखे हैं, और जो पहला ऑप्शन है उससे ये पता चलता है कि बच्चे को ही पता लग जाएगा कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है और उसे खुद में क्या बदलाव करने हैं, क्या सुधार करने हैं। और अगर टीचर को फीडबैक मिलता है तो टीचर भी देख सकता है कि उसे अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी में किस तरीके से चेंज लाना है, जिससे वो बच्चे को और अच्छे तरीके से समझा सके या सिखा सके। तो जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है। आकलन उद्देश्यपूर्ण होगा यदि विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों को फीडबैक मिले। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आपके क्या स्कोर रहा, आपके ये दोनों क्वेश्चन सही हुए थे या नहीं, वीडियो देखकर ये ज़रूर बताएं कमेंट करके, और भी जो आपके सुझाव हैं बिल्कुल बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।